नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। सिटी स्कैनर के साथ मैं हूं आसिया। लगातार बिहार विधानसभा की एक सीटों को हम खंगाल रहे हैं और उन सीटों के मिजाज की पड़ताल कर रहे हैं, उन्हें स्कैन कर रहे हैं। तो चलिए, आज हम पहुंच चुके हैं जिन दो सीटों पर। ये दोनों विधानसभा की सीटें बेहद दिलचस्प हैं क्योंकि इसमें जीत किसी और पार्टी की हुई, बाद में फिर वो कैंडिडेट किसी और में जा मिला है, तो इससे भी ये सीट बहुत दिलचस्प हो जाती है। इस बार किस तरह का समीकरण यहाँ बनेगा और जनता का मिजाज कैसा नजर आ रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सीटों को पहले स्कैन करेंगे और स्कैन करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन मौजूद हैं। एक एक विधानसभा पर हम नजर डाल रहे हैं और इसे स्कैन भी कर रहे हैं। तो चलिए, आज सबसे पहले जिस सीट को स्कैन करेंगे वो है शिवहर विधानसभा की सीट। शिवहर विधानसभा की सीट क्यों खास है? यहां आरजेडी ने तो जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्यों कैंडिडेट पलटी मार गए? अब समीकरण किस तरह का बनता है? मिजाज क्या रहा है इस सीट का? इसे स्कैन करेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। रंजन जी, अगर शिवहर को देखें, शिवहर को आंकें और शिवहर को स्कैन करें तो क्या दिखता है यहाँ? देखिए, पहले शिवहर नाम कैसे आया? शिव और हरि की मिलन स्थली को शिवहर कहा गया है। और शिवहर में जो दर्शनीय स्थलों की हम बात करते हैं तो देकुली धाम स्थित भुवनेश्वर नाथ मंदिर की बहुत यहाँ पर महिमा है। लेकिन जब आप राजनीतिक रूप से इस क्षेत्र की बात करती हैं तो शिवहर विधानसभा को जब आप स्कैन कीजिएगा तो इसे समझना उतना ही जटिल है जितना यहाँ की जो है जातीय समीकरण है वो कॉम्प्लेक्स है, वो भी उतना ही जटिल है। और आमतौर पर आप देखते हैं कि दो पार्टियों के बीच भी मुकाबला होता है। यहाँ पर जब शिवहर विधानसभा की बात कीजिएगा तो शुरुआती सालों में, मतलब लगभग 4 चुनाव तक, एक तरफ तो कांग्रेस होती थी, दूसरे तरफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो मुख्य मुकाबले में होता था। शिवहर में 3 निर्दलीय विधायक बने हैं और 3 बार वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो यहाँ के लोग बहुत पार्टी से बंध कर रहे हों ऐसी चीजें जो है इनसे दिखती नहीं है। हाँ, व्यक्ति से बंधे हैं क्योंकि रघुनाथ झा यहां लगातार लगभग 27 सालों तक विधायक रहे। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 27 सालों तक उन्होंने किया और 6 बार शिवहर विधानसभा की सीट अपने नाम की। तो ये चीजें इस शिवहर विधानसभा को स्कैन करने पर दिखती हैं। जब शिवहर विधानसभा की बात करते हैं, 1952 में अस्तित्व में आया था। शुरुआत के जो 2 चुनाव हुए थे वो एससी आरक्षित थे उस वक्त सीट, और उसके बाद जो है 1962 से ये सीट सामान्य सीट के रूप में जो है वो अपने अस्तित्व में आई है और तब से लगातार यहाँ पर चुनाव हो रहा है। अगर शिवहर विधानसभा की बात कीजिए तो कुल 18 चुनाव अब तक यहाँ हुए हैं। सबसे ज्यादा बार इस सीट को किसने जीता है? तो सबसे ज्यादा बार इस सीट को जीता है राष्ट्रीय जनता दल ने। जी हां, आरजेडी इस सीट को 5 बार जीतने में कामयाब रही है, जबकि कांग्रेस को 4 बार यहां से सफलता मिली है। जेडीयू को भी 2 बार जो है अपना विधायक यहां से बनाने में सफलता मिली। तो जनता दल ने भी 2 बार ये सीट जीती, जनता पार्टी 1 बार, भारतीय क्रांति दल 1 बार और निर्दलीय 3 बार। तो ये जो 18 चुनाव हुए हैं शिवहर विधानसभा में, तो उसमें इस तरह से पार्टियों ने जो है वो सीट जीती है। कितनी बार वो मैंने बताया, और ये भी आपको बता ही दिया कि सबसे ज्यादा बार जो है रघुनाथ झा जो हैं वो 6 बार यहां से चुनाव जीते। और खास बात ये कि बाद में उनके बेटे जो हैं वो भी 2 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, अजीत झा। और अब तीसरी पीढ़ी भी तैयार हो रही है और बहुत चर्चा है कि नवनीत झा भी टिकट के लिए जो है जोर लगा रहे हैं। मिलेगा नहीं मिलेगा ये बताना अभी मुश्किल है। अब अगर हम शिवहर विधानसभा में जो आखिरी 3 चुनाव हुए हैं उसकी चर्चा करें तो आखिरी 3 चुनाव में जेडीयू का पलड़ा भारी है। 2 बार जेडीयू ने ये सीट जीती है, जबकि 1 बार आरजेडी को सफलता मिली। और जब आरजेडी को सफलता मिली
तो वो जो विधायक हुए वो बाद में जेडीयू के पाले में जा चुके हैं। अब आप समझ ही गई होंगी कि मैं चेतन आनंद की बात कर रहा हूं, लवली आनंद और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद की। और दिलचस्प क्या है आसिया जी कि आनंद मोहन और लवली आनंद दोनों ही इस विधानसभा क्षेत्र में इससे पहले भाग्य आजमा चुके हैं, लेकिन दोनों को हार का सामना करना पड़ा था। जीत मिली तो बेटे को मिली। यह बात अब अलग है कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र से लवली आनंद जो हैं वो विधायक चुनी गई हैं 2024 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर। अब आखिरी 3 चुनाव की अगर हम बात करें तो यहां पर जो 2010 में चुनाव हुआ था, तो जेडीयू को अगर आप देखें तो वो पिछले 3 चुनाव से यहां मुस्लिम कैंडिडेट देता आया है। मोहम्मद शरफुद्दीन यहां से चुनाव लड़ते हैं और मोहम्मद शरफुद्दीन ने 2010 में 40,447 वोट लाए, मतलब कि 33.73%। और जो उस समय सिटिंग विधायक थे, 2005 के फरवरी और अक्टूबर में चुनाव जीते थे रघुनाथ झा के बेटे अजित कुमार झा, वो जो हैं आरजेडी के टिकट पर एक बार फिर से मैदान में थे। लेकिन खास बात यह रही कि अजित कुमार झा तीसरे नंबर पर चले गए और दूसरे नंबर पर जो है आ गई प्रतिमा देवी, जो कि बीएसपी से चुनाव लड़ रही थी। उनको 38,816 वोट आए, मतलब कि 32.37% वोट। और अजित कुमार झा को आए 24,838 वोट, मतलब कि 20.71%। फिर 2015 का चुनाव आता है। महागठबंधन बन चुका था, नीतीश कुमार एनडीए फोल्डर से बाहर हो चुके थे, लेकिन चूंकि ये सिटिंग सीट थी जेडीयू की, तो जो महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ तो ये सीट जेडीयू को लड़ने के लिए दी गई और नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जो विश्वास जताया वो मोहम्मद शरफुद्दीन पर ही जताया और वो चुनाव लड़ते हैं। उनके सामने इस बार लवली आनंद चुनावी मैदान में थी एलजेपी के टिकट पर। बहुत मतलब घमासान हुआ दोनों के बीच में। हार जीत का मार्जिन सिर्फ 461 वोट, लेकिन जीत मिली मोहम्मद शरफुद्दीन को, जिन्होंने की जो है 29.72% वोट लाए, 44,576, जबकि लवली आनंद को मिले 44,115 वोट, मतलब कि 29.4 वोट। तो मतलब लगभग 10.30 का जो है वो हार जीत का मार्जिन रहा। और ठाकुर रत्नाकर जो है यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, वो तीसरे पोजीशन पर रहे 22,309 वोटों के साथ 14.87%। और अजित कुमार झा जो कि रघुनाथ झा के बेटे हैं, 2 बार आरजेडी से विधायक रहे, 1 बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव हारे। 2015 में जब ये सीट जो है जेडीयू की को गई तो वो साइकिल पकड़ लेते हैं, सपा के टिकट पर खड़े होते हैं और 15,891 वोट लाने में कामयाब होते हैं। 10.5% के आसपास उनका भी वोट था। फिर आता है 2020 का चुनाव। परिस्थितियां बहुत कुछ बदल गई थी। लवली आनंद जो कि पिछला चुनाव एनडीए फोल्डर से लड़ी थी, उनके बेटे चेतन आनंद इस बार आरजेडी का लालटेन लेकर शिवहर में उतरते हैं। जेडीयू ने एक बार फिर से मोहम्मद शरफुद्दीन पर ही विश्वास किया, लेकिन यहां पर एलजेपी ने विजय कुमार पांडे को चुनावी मैदान में उतार दिया और इसने चुनाव परिणाम पर बहुत असर जो है इससे पड़ा। इसके अलावा जो पूर्व भाजपाई थे राधाकांत गुप्ता, वो भी चुनावी मैदान में उतरते हैं और उनके भी लेटर बॉक्स में 14,178 वोट आ जाता है। खैर, अगर हम बात करें चेतन आनंद की तो उनको 73,143 वोट आते हैं, 42.7%। मोहम्मद शरफुद्दीन को 36,457 वोट, मतलब 21.3% वोट। और एलजेपी से चुनाव लड़ रहे विजय कुमार पांडे को 18,748 वोट आते हैं, मतलब कि 10.9% वोट। और जीत मिलती है चेतन आनंद को 36,686 वोटों से।
तो जो एक और चीज दिखती है इस विधानसभा सीट में कि यहां मल्टी कॉर्नर फाइट जो है वो देखने को मिलती रही है। इस बार क्या होगा? चेतन आनंद जेडीयू में जा चुके हैं, मोहम्मद शरफुद्दीन जो जेडीयू के हैं अभी भी जेडीयू में हैं और लगातार जो है क्षेत्र में सक्रिय हैं। उनका कहना है कि उनको नेतृत्व ने कहा है कि आप अपनी तैयारी कीजिए। बड़ा सवाल फिर चेतन आनंद जाएंगे कहाँ, क्योंकि चेतन आनंद ने जो है जेडीयू सरकार को बचाने में बहुत समय पर मदद की थी। जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था उस वक्त जो है उन्होंने पाला बदला था, तो क्या वो बेटिकट हो जाएंगे? ऐसा दिखता नहीं। उनको कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो इधर आए होंगे तो कुछ बातें भी हुई होंगी, तो कुछ शर्तें भी रखी गई होंगी। तो उस आधार पर यह देखना है कि चेतन आनंद को यहां से टिकट मिलता है या कहीं और से एडजस्ट किया जाता है, यह देखना होगा। या यहां से चेतन आनंद ही लड़ते हैं तो वैसी परिस्थिति में मोहम्मद शरफुद्दीन क्या करते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि आरजेडी से तो चेतन आनंद अब जेडीयू में आ गए हैं, तो वैकेंसी तो क्रिएट हो गई है आरजेडी में कि आरजेडी से चुनाव कौन लड़ेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, राधाकांत गुप्ता जो कि पिछली बार जो है निर्दलीय चुनाव लड़े थे भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद, और वो अकेले लड़कर 14,178 वोट लेकर भी आए थे। और शिवहर विधानसभा में वैश्य वर्ग के वोटर अच्छी संख्या में हैं। यहां तक कि शिवहर लोकसभा में यही वजह है कि लवली आनंद के खिलाफ रितु जायसवाल चुनावी मैदान में उतारी गई थी। तो यहां पर ऐसी परिस्थिति में राधाकांत गुप्ता जो है वो आरजेडी से उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आरजेडी ज्वाइन कर ली है। तो अब जब वो आरजेडी में आ गए और कहते हैं कि तेजस्वी को सीएम बनाना है, मैं उनके विजन से बहुत प्रभावित हूं, तो ऐसा लगता है कि शायद टिकट को लेकर कोई बातचीत हुई हो। वैसे अगर आप देखें तो यहां से नवनीत झा जो मैंने आपको कहा जो कि रघुनाथ झा के पोता होंगे, अजीत झा के बेटे हैं, वो भी आरजेडी से टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं। ठाकुर रत्नाकर जो हैं, जो पिछले चुनाव लड़ चुके हैं 2015 में भी, वो भी कोशिश कर रहे हैं आरजेडी से टिकट के लिए। तो क्या रंजन जी जो समीकरण शिवहर के हैं वो आरजेडी को फेवर करेंगे, क्योंकि इस बार एनडीए इंटैक्ट है, और किस तरह का समीकरण, जातीय समीकरण दिख रहा है? क्या इशारा वो करता है कि आरजेडी की तरफ ये समीकरण इशारा कर रहा है या फिर एनडीए की तरफ? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया ना कि शिवहर का जो जातीय समीकरण है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। ऐसा नहीं है कि किसी एक जाति के इतने वोट हैं कि वो अपने उम्मीदवार जिता कर लेकर चला जाए, ऐसा दिखता नहीं है। अब होता क्या है कि आरजेडी का जो इक्वेशन होता है वो MY का होता है, और उसमें से M कैंडिडेट ही जेडीयू यहां से दे रहा है पिछले 3 चुनाव से। लेकिन इस बार तो सीन कुछ अलग रहेगा। अब इस बार क्या होता है, अगर फिर से मोहम्मद शरफुद्दीन, चूंकि शरफुद्दीन को मना किया नहीं गया है, उनके सोशल मीडिया पर जाइए, वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और वो कहते हैं, उन्होंने बकायदा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उन्हें कहा गया है कि वो तैयारी अपनी करते रहे। तो अब क्या होता है ये बताना अभी बहुत मुश्किल है। इसलिए, और जाति भी जैसा मैंने कहा ना कि कोई एक जाति के पास इतने वोट नहीं है कि वो अकेले निकालकर जो है किसी को जिता दे। अगर आप देखिए यहाँ पर तो जो SC वोटर्स हैं वो 14.77% हैं, तो उनकी संख्या भी अच्छी है। यही वजह है कि पिछली बार एलजेपी का भी प्रदर्शन यहाँ पर अच्छा रहा था और वो भी लगभग जो है 19,000 के आसपास, 19,500 वोट लेकर आ गए थे विजय कुमार पांडे। उसमें कुछ स्वजातीय वोट था और इसके अलावा कुछ दलित वोट भी थे जो कि चिराग पासवान के नाम पर उनके पास गए। मुस्लिम यहाँ पर 15% है, उनकी भी संख्या अच्छी है। तो सब आपको लगभग देखिए, वैश्य दिख रहे 14.77, मुस्लिम आपको दिखेंगे 15%। इसके अलावा जब आप वैश्य जो समुदाय को देखिएगा तो वहां भी 15-16% के आसपास वोट है। फिर आप आगे जाइए तो राजपूत यहां पर 10 से 11% के आसपास हैं, यादव 7.5 से 8% है, भूमिहार 3.5 से 4% है, ब्राह्मण 7 से 8% है। यही वजह है कि रघुनाथ झा को यहां पर अच्छी सफलता मिली है। इसके अलावा कोयरी, कुर्मी, धानुक को जोड़िए तो वो 7-8% उनका भी हिस्सा है।
सहनी मल्लाह जो हैं वो 4.5 से 5% है, और फिर अन्य अति पिछड़ी जातियां और ओबीसी जो है वो भी यहां पर हैं। तो किसी के पास भी इतना नहीं है। अब जब समीकरण बनाना है और जब आप मल्टी कॉर्नर फाइट हो जाती है कहीं पर, तो हर जो दल अपना उम्मीदवार देता है उसकी जाति का एक बड़ा हिस्सा उसकी तरफ चला जाता है। आप पिछले चुनाव में भी देखिए, चेतन आनंद को 42.7, तो शरफुद्दीन को 21.3, विजय पांडे भी 10.9, राधाकांत गुप्ता भी 8.3%। तो वोट बटे, आरजेडी को एक्यूमुलेट होकर वोट मिला, उसमें यादव वोट तो मिले ही, राजपूत वोट भी इंटैक्ट मिला, और जो सामान्य जाति के वोट हैं वो उनकी तरफ गए, तो इसका फायदा उनको हुआ। अब इस बार परिस्थितियां बदलेंगी। अब क्या होता है, आरजेडी से कौन उम्मीदवार उतरते हैं, क्योंकि अगर आरजेडी से राधाकांत गुप्ता उतर जाए तो वैश्य के जो 15% वोट हैं उसका बड़ा हिस्सा वो निकाल सकते हैं। वैसे ये भी बात है कि वैश्य ट्रेडिशनली जो है बीजेपी को वोट करते हैं, तो उसमें कितना हिस्सा उधर जाता है। तो बहुत ही जो है कहीं पर प्लस तो कहीं पर माइनस। क्या कोई ब्राह्मण कैंडिडेट उतर जाता है, राजपूत कैंडिडेट उतरता है तो उसका एक अपना बड़ा चंक है, मुस्लिम कैंडिडेट उतरते हैं तो 15% उनका अपना वोट है। तो जो ज्यादा जातियों को अपने साथ जोड़ पाएगा वो या इस सीट से जो है वो जीत हासिल कर पाएगा। तो एक कड़ा मुकाबला जो है वो शिवहर में है। ये कहना बहुत मुश्किल है अभी कि ये समीकरण आरजेडी को फेवर करेंगे, ये समीकरण जेडीयू को फेवर करेंगे। ओवरऑल आप देखते हैं तो आरजेडी ने ये सीट सबसे ज्यादा 5 बार जीती है, लेकिन जब पिछले 3 चुनाव की बात कीजिए तो 2 बार जेडीयू सीट इसको निकाल कर लेकर गया। तो ये बताना बहुत ही, मैंने कहा ना कि जातीय समीकरण बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, इशारा नहीं करते तो हैं। इसलिए अभी भविष्यवाणी करना जो है वो मुश्किल है, लेकिन एक रोमांचक मुकाबला जो है शिवहर विधानसभा सीट पर हम सब का इंतजार कर रहा है। तो ये शिवहर को हमने स्कैन किया है और बहुत दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर इस बार होगा। कौन किसका कैंडिडेट बनेगा, इस पर नजरें सबकी टिकी हुई हैं।